आज का हमारा चैप्टर है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा उस वक्त की सिचुएशंस को समझना होगा, या फिर यूँ कहें कि उस वक्त के बैकग्राउंड को समझना होगा। देखो, इतने सारे मूवमेंट हो चुके हैं, सबने अपने अपने तरीके से स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका है। अब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल एक नए फेज में आ चुका था। ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड था। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो कुछ हुआ लोगों के दिमाग में था। मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान के अलावा किसी चीज में सेटिस्फाइड नहीं थी। इसी वक्त गवर्नर जनरल या वायसराय वेविल ने वेविल प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के द्वारा बनाए जाने जैसे प्रोविजंस थे। लेकिन ये बुरी तरीके से फेल कर गया। ब्रिटेन में भी इस वक्त बहुत चेंजेस हुए। चलो थोड़ा ब्रिटेन घूमकर इन चेंजेस को समझ कर आते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएसए और रसिया सुप्रीम पावर बन गए थे, और यूएसए और रसिया दोनों ही इंडिया की फ्रीडम की डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे। पार्लियामेंट के इलेक्शंस में कंजर्वेटिव्स को लेबर पार्टी ने रिप्लेस कर दिया, और लेबर पार्टी इंडिया में कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंस की डिमांड्स को सपोर्ट कर रही थी। नंबर 3 ये कि ब्रिटेन के जो सोल्जर्स थे वो 6 साल से वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़ रहे थे, वो बहुत थक चुके थे। अब वो इंडिया में इंडियंस की इंडिपेंडेंस की मांग को कुचलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। इसी वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स के सबसे बड़े वेपन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ने भी रिवॉल्ट कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए और इंडियन नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इंडियंस पर रिलाय नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इंडियन नेशनल आर्मी के पेट्रियोटिक आइडियाज अब इंडियन आर्मी में भी आ चुके थे। और मुंबई में नौसेना की एक विंग या टुकड़ी ने, जिसे कहते हैं इंडियन नेवल रेटिंग्स, उसने भी रिवॉल्ट कर दिया। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिलिट्री रैंक्स पर कंट्रोल रख पाना काफी मुश्किल हो गया था। साथ ही रॉयल इंडियन एयरफोर्स में भी स्ट्राइक देखने को मिली। ये पैट्रियोटिक सेंटीमेंट्स अब पुलिस और सिविल सर्विसेज में भी घुस चुके थे। अब आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा वेपन, यानी ब्रिटिशर्स पुलिस और एयरफोर्स, इनकी मदद से क्या करती थी, इस आंदोलन जो चलते थे या फिर जो दंगे होते थे उनको सप्रेस करती थी। अब इन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दिया। इससे इंडिया पर कंट्रोल रख पाना अब काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स के रिवेन्यू पर भी काफ़ी असर देखने को मिला, जिसे कहते हैं लेबर अनरेस्ट। देश में अब कर्मचारी वर्ग की तरफ से भी अंग्रेजों के लिए मुसीबतें बढ़ रही थी। जुलाई 1946 में पूरे देश में पोस्टल एंड टेलीग्राफ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। अगस्त 1946 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। बंगाल में किसानों ने तेभागा स्ट्रगल शुरू की, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने टोटल प्रोडक्शन का 1/2 देने के बजाय अब 1/3 ही देंगे। हाई रेंट्स के खिलाफ भी हैदराबाद, मालाबार, बंगाल, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी स्ट्रगल शुरू हो गई। इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट अब चारों तरफ से मुसीबत में पड़ गई थी। देश के हर कोने से, हर सेक्शन में हर इंसान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। इन सब सिचुएशंस में पावर को ब्रिटिशर्स से इंडियंस में ट्रांसफर करना मस्ट हो गया था। इसके लिए ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नए नवेले पीएम क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन में ब्रिटेन के कैबिनेट के 3 मेंबर्स थे, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन। इसमें 3 मेंबर्स कौन कौन थे? पहले थे सर पैथिक लॉरेंस, ना कि पैट्रिक, ठीक है। दूसरे थे सर एवी अलेक्जेंडर। तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे ना, ये वही थे। ये मिशन भारत में 23 मार्च 1946 को पहुंचा। अब देखो, कैबिनेट मिशन ने कुछ क्लॉजेस दिए या कुछ प्रोविजंस दिए, इन पर नजर डालते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहला, कैबिनेट मिशन ने कहा कि इंडिया को फेडरल यूनियन बनाया जाएगा, जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से मिलकर बनेगा। अब देखो, इन ब्रिटिश प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। ग्रुप ए में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस को शामिल किया गया। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान को शामिल किया गया। ग्रुप सी में आसाम और बंगाल को शामिल किया गया। ग्रुप बी और सी में मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, ठीक है। साथ में ही यह बोला गया कि इंडियन यूनियन यानी सेंटर, उसका अपना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, इन पर पूरा कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो भी पावर्स बचे और जितने भी मैटर्स बचे, उन पर प्रांतों को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रांतों के पास कुछ ज़्यादा फ्रीडम आ गई है।
इसके साथ 5 साल बाद जो भी प्रांत अपनी मेजोरिटी ऑफ वोट्स से अपना ग्रुप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें यह कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करेंगे जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, और इस असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे। ये मेंबर्स प्रांतों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज और प्रिंसली स्टेट से रेस्पेक्टिवली चुनकर और नॉमिनेटेड होकर आएंगे। और साथ ही इसमें मुस्लिम्स और सिख्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से रिजर्वेशन, वो भी दिया गया। और इसके साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी काम चलाऊ गवर्नमेंट, जितना टाइम बचा है उस टाइम तक के लिए गवर्नमेंट को सेंटर में बनाया जाएगा, जिसमें 14 मेंबर्स होंगे। इसमें यह भी बोला गया कि ये बात हम इंडिया पर छोड़ते हैं कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल होना चाहती है या नहीं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ब्रिटिशर्स में एक पावर ट्रांसफर के टाइम पर अगर कोई मैटर बनेगा तो उसको डील करने के लिए एक ट्रीटी भी हो गई। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की मांग को इसमें नहीं माना गया है। कैबिनेट मिशन ने वो रीजंस भी बताए जिनकी वजह से पाकिस्तान की मांग को या फिर इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा जिस पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग कर रही है वो इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है और वहाँ मुस्लिम आबादी 37.93% ही है, मतलब कम है। और बंगाल, पंजाब और आसाम की नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स को पाकिस्तान में शामिल करना बिल्कुल सही नहीं है। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स यानी अपने राजा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें मिले, और आर्म फोर्सेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम, इन सबको डिवाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो कैबिनेट मिशन ने ये फील किया कि पार्टीशन जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि पार्टीज के कैबिनेट मिशन के लिए क्या रिएक्शन आए। इसने सोचा कि बाकी के एक्ट से ये थोड़ा ठीक है, इसमें इंडिया डिवाइड करने की बात नहीं की गई है। कांग्रेस ने इसके कुछ प्रोविजंस को मंजूरी दी और कुछ को रिजेक्ट कर दिया। जैसे कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्कीम को तो एक्सेप्ट कर लिया, और साथ में वीक सेंटर और पावरफुल प्रोविंसेस इस स्कीम को या फिर इस प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया। अब आती है बारी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग ने इस ग्रुपिंग से खुश होकर कि ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, इससे खुश होकर इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जिन्ना को ये लग रहा था कि मैं मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज को मना करके अपने पाकिस्तान में शामिल कर लूँगा और इस तरीके से मैं इंडिया के बराबर पाकिस्तान का फॉर्मेशन कर लूँगा, मतलब जितना बड़ा इंडिया है उतना ही बड़ा पाकिस्तान होगा। लेकिन जिन्ना के हसीन सपने ज़्यादा टाइम तक नहीं चले। जब गवर्नर जनरल ने ये बोल दिया कि ग्रुपिंग को ज़्यादा सीरियसली मत लो, तो जिन्ना ने इसको मानने से फिर मना कर दिया। यहाँ से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सीधा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो, जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में कांग्रेस ने 2/3 मेजोरिटी सिक्योर की और मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम सीट्स में से 73 सीट्स मिली। अब जिन्ना ने जब देखा कि मेरी कंडीशन या मुस्लिम लीग की कंडीशन काफ़ी वीक होती जा रही है, तो फिर जिन्ना ने देश में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान को लॉन्च किया, जिससे पूरे देश में जिन्ना ने वायलेंस शुरू कर दी। सभी जगह खून खराबा मच गया। बंगाल में तो बहुत बुरी हालत हो गई। मुस्लिम लीग को ये डर बैठ गया था कि वो असेंबली इलेक्शंस में ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे, और एक बार अंग्रेज यहाँ से चले गए तो सारी पावर हिंदूज के हाथ में चली जाएगी। और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू और बाकी मेंबर्स ने वायसराय काउंसिल के मेंबर्स के रूप में शपथ ली। तब मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने इस दिन को मॉर्निंग डे यानी शोक दिवस के रूप में मनाया और सभी जगह काले झंडे दिखाए गए। वायसरॉय के काफ़ी बार समझाने के बाद जिन्ना ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया, पर मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने नेहरू की लीडरशिप में काम करने से मना कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस असेंबली ने इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने का रिजोल्यूशन पास किया। 20 फरवरी 1947 को एटली ने एक अनाउंसमेंट की। एटली ने यह सब देखकर कहा कि 30 जून 1948 से पहले हम सभी पावर्स इंडिया को ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इंडिया को फ्री कर देंगे। देखो, इस सब के बाद में कैबिनेट मिशन तो एक तरीके से फेल कर गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक ऐसा प्लान लाने की ज़रूरत थी जिससे मुस्लिम लीग उस पर मान जाए और ये जो देश में दंगे हो रहे हैं वो भी रुक जाएं। साथ ही देश में चल रहे दंगों से ये साफ हो गया था कि अब पार्टीशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्लीमेंट एटली ने गवर्नर जनरल वेवेल को वापस बुला लिया और उनकी जगह माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर इंडिया भेजा। माउंटबेटन ने
3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान को इंट्रोड्यूस किया। इस माउंटबेटन प्लान को 7 प्रोमिनेंट लीडर्स के आगे प्रेजेंट किया गया था, जिनमें थे नेहरू, पटेल, कृपलानी, लियाकत, निश्तर और बलदेव सिंह। अब इस प्लान को लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इस प्लान के कुछ मेन फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला ये कि ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया जाएगा। दूसरी बात ये कि दोनों कंट्री ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना चाहती हैं या नहीं, ये वे खुद डिसाइड करेंगी, और दोनों अपने बीच में कैसे रिलेशनशिप रखेंगी ये भी वो खुद ही डिसाइड करेंगी। देखो, जाते जाते भी इन ब्रिटिशर्स को चैन नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी इनको करनी ही थी। देखो, प्रिंसली स्टेट्स को ये कह के गए कि चाहो तो इंडिया में या पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर खुद फ्री रह लो। अब देखो, उस वक्त 563 रियासतें थीं, यानी प्रिंसली स्टेट्स थे। अगर वो सब भड़क जाते या फ्री रहने की बोलते तो फिर इंडिया कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। खैर, अंग्रेज हैं, करके तो जाना ही था कुछ ना कुछ। देखो, चौथा इसमें ये कहा गया कि बंगाल और पंजाब, इनको मेजोरिटी को देखते हुए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, या और इनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर वोटिंग से ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस में मिलना है। ठीक है। पांचवा ये कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक प्लेबिसाइट करवाया गया, मतलब वहां की जनता वोट करके ये डिसाइड करे कि उसे किस में मिलना है। छठवा, इसी तरह सिलहट में भी रेफरेंडम करवाया गया, मतलब वहां के लोग वोट करके ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें ईस्ट बंगाल में मिलना है या फिर आसाम में मिलना है। ईस्ट बंगाल उस वक्त पाकिस्तान में जा रहा था और आसाम इंडिया की तरफ, कि थोड़ा हम आगे और समझ लेंगे। ठीक है। सातवां इसमें यह किया गया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही बन चुकी थी, तो नया पाकिस्तान अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकेगा। आठवां इसमें यह बोला गया कि जून 1948 से पहले सारी पावर्स को इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इस प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट 15 अगस्त 1947 से पहले एक एक्ट पास करेगी। देखो, ये तो एक प्लान था जिसको कांग्रेस और लीग को एक्सेप्ट करवाना था, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर भी लिया। अब देखो, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करेंगे कि इसको बिल बनाकर अपनी पार्लियामेंट में रखेंगे, और पार्लियामेंट इसके बाद एक एक्ट बना करके देगी, और उस एक्ट में ये बताया जाएगा कि अब कैसे कैसे क्या क्या आपको करना है, और ये एक्ट बनाया भी गया। लेकिन इस एक्ट को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमने इस प्लान को एक्सेप्ट किया क्यों। एक तरफ नेशनलिस्ट इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी इसको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि देखो, जिन्ना की वजह से देश में बहुत दंगे और कम्युनल वायलेंस हो गई थी। इसकी वजह से अब लोग खुद ये मानने लगे थे कि अगर इस कम्युनल टेंशन को खत्म करना है तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन है, तभी देश में शांति बनेगी। मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन तो किया था, लेकिन उसका मोटिव हेल्प करना बिल्कुल भी नहीं था। लीग इस गवर्नमेंट को ज्वाइन करके कांग्रेस के सारे कामों में अड़ंगे डालना चाहती थी। कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी थी कि इस लीग के साथ काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तीसरा रीजन ध्यान से सुनो। देखो, कैबिनेट मिशन हमें अनडिवाइडेड इंडिया तो दे रहा था, लेकिन उसमें सेंटर बहुत वीक था, और ये जो प्लान था माउंटबेटन, इसमें सेंटर मजबूत था। तो हमने ये सोचा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट वाला छोटा इंडिया कमजोर सेंटर गवर्नमेंट वाले बड़े इंडिया से ज्यादा अच्छा है। चौथा रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को भड़का रहे थे, फ्री भी रह सकते हो। अब ऐसी चीजें करके वो इंडिया के लिए परेशानी बढ़ाना चाहते थे। अगर वो भड़क जाते तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती। तो इन सब से बचने के लिए उनको जल्दी से जल्दी रवाना करना बहुत जरूरी था। ब्रिटिशर्स को जल्दी से जल्दी निकाल फेंकने का प्राइस और अपने बचे हुए देश को एक रखने का प्राइस हमने पार्टीशन के रूप में चुकाया। इस पार्टीशन को एक्सेप्ट ना किया जाता तो सिविल वॉर तक हो सकता था। देखो, बहुत सारे लीडर्स ने तो ये भी कहा कि अगर हम ये पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं करते तो देश के हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक ऑफिस में इंडिया और पाकिस्तान बटा हुआ मिलता। इसलिए इतने सारे पार्टीशंस को बचाने के लिए देश का पार्टीशन एक्सेप्ट करना मस्ट था। चलो, अब हम उस एक्ट पर वापस आते हैं जिसके अकॉर्डिंग सारे काम किए गए। उसे बोलते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें मेन फीचर्स, या फिर हम बोल रहे हैं कि इसमें मेन जो काम किए गए उनको देखेंगे। पहला इसमें यह किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री बने। पाकिस्तान में उस वक्त के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल को शामिल किया गया।
इन दोनों देशों के बीच बाउंड्री लाइन बनाने के लिए सर रेडक्लिफ की लीडरशिप में बाउंड्री कमीशन को बनाया गया। बंगाल को हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटीज ने अपनी मेजोरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स के बेस पर टू पार्ट्स में बांट दिया। मतलब जहां हिंदू मेजोरिटी थी वो बना वेस्ट बंगाल जो इंडिया में शामिल हुआ, और जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी वो बना ईस्ट बंगाल जो पाकिस्तान का पार्ट बना। आगे चलकर ये ईस्ट बंगाल फ्री कंट्री बन गया जिसको आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में प्लेबिसाइड किया गया, फिर यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होना एक्सेप्ट किया। इसके बारे में यह बोला जाता है कि इस एरिया में खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके साथियों ने और उनके साथ कई लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और ये रीजन पाकिस्तान में चला गया। इसी तरह सिलहट में भी रेफरेंडम करवाया गया और सिलहट ने ईस्ट बंगाल जो कि उस वक्त पाकिस्तान का पार्ट था में शामिल होना एक्सेप्ट किया। चौथा, इसमें यह बोला गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक ये दोनों देश अपने यहाँ गवर्नर जनरल बनाएंगे। तो हमने तब उस टाइम के लिए माउंट बेटन को बना लिया गवर्नर जनरल और पाकिस्तान में जिन्ना को गवर्नर जनरल बना लिया गया। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 को ये दोनों कंट्री ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूल से फ्री हो जाएंगे। और जैसा कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाए थे, तो इसमें ये बोला गया कि जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाते तब तक 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करेगी। और प्रिंसली स्टेट्स को भड़काने में तो ब्रिटिशर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा कि प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया था कि आप इंडिया या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर फ्री रह लो। आप स्पेशल थैंक्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को दो क्योंकि उन्हीं के एफर्ट से ये सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में जोड़े जा सके थे। साथ ही दोनों देशों के बीच में आर्मी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, सारे सामान और रिसोर्सेज को बांटा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया की तरफ से एक सेक्रेटरी बैठता था, उसका पद भी अब खत्म कर दिया गया क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं रही। तो 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम आज़ाद हो गए। हमारे पीएम बने नेहरू जी और पाकिस्तान के पीएम बने लियाकत अली। क्यों? ये आज़ादी हमें बहुत खून खराबे के बाद मिली, इसमें कई लोगों की जान गई। इस आज़ादी के साथ हमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम्स भी मिली। तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते, इन प्रॉब्लम्स को सुलझाते सुलझाते आज हम प्रेजेंट में हैं। तो इस प्रकार हम आज़ाद हुए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछना, मैं आपके आंसर करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही।